स्टार्ट करता हूं। So now we are going to talk about this exercise, querying using SQL. पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? What is the use of order by clause? सबसे पहला क्वेश्चन है कि order by clause का क्या यूज है? order by clause का क्या यूज है? तो order by clause का यूज समझ में आ गया कि order by clause is used to arrange the records in ascending and descending order. This is the first question. What is the default set order of order by clause? This is the ascending order हमेशा रहता है। और ये तीसरा क्वेश्चन था क्वेरी लिखना। तो सबसे पहले उसने क्लास वाइज अरेंज कर लिया और क्लास वाइज अरेंज के बाद उसने क्या किया, जेंडर वाइज अरेंज कर दिया और फिर वो नेम वाइज अरेंज कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्या पूछा जा रहा है कि राइट अ क्वेरी दैट सॉर्ट द डेटा ऑफ द टेबल स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट ग्रुप इन असेंडिंग ओके एंड सेक्शन इन डिसेंडिंग एंड मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, ठीक है। तो हमें प्रोजेक्ट ग्रुप को असेंडिंग में करना है, सेक्शन को डिसेंडिंग और मार्क्स को असेंडिंग में करना है। तो चलिए हम इस काम को करते हैं। तो क्वेरी क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 एंड व्हाट क्वेरी वी हैव टू राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे यही कमांड अभी मैंने बताया था कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, यही क्वेरी हमने लिखी है यहाँ पे। और अब इसने कहा ऑर्डर वाई लगाने के लिए, तो हमने ऑर्डर वाई लगा दिया। अब कह रहा है प्रोजेक्ट ग्रुप एक कॉलम का नाम है, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोजेक्ट ग्रुप। ठीक है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है तो मैं ASC नहीं लगाऊंगा, जरूरत है तो लगा भी सकते हैं। सेक्शन, उसके बाद मैंने लिखा सेक्शन, लेकिन सेक्शन में ये कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैंने यहाँ पे DSC लगा दिया। उसके बाद ये कह रहा है मार्क्स, तो मैंने मार्क्स भी लिख दिया। ठीक है, और मार्क्स के लिए भी डिसेंडिंग ऑर्डर कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो मैंने यहाँ पे DSC लगा के सेमीकोलन दे दिया। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग एंड वेयर क्लॉज? ये आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट कि क्या डिफरेंस है हैविंग एंड वेयर क्लॉज का। मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो हो गया हमारा ये। तो देखो, हैविंग और ऑर्डर क्लॉज के बीच में क्या डिफरेंस है, इस चीज को समझिए, ध्यान से समझिएगा। पहला चीज है ये कि हैविंग क्लॉज is used with group by, is used with group by, that is applying the condition on the group, that is applying the condition, that is applying the condition on the group। तो ये ग्रुप पे कंडीशन अप्लाई करता है कौन? हमारा हैविंग बाय क्लॉज। ओके, उसी जगह पे अगर आप वेयर क्लॉज की बात करोगे, वेयर क्लॉज अप्लाई द कंडीशन ऑन द रो, कंडीशन ऑन द रो। ठीक है, ये सिंगल रो के ऊपर काम करता है वेयर क्लॉज, जबकि ग्रुप हैविंग क्लॉज किस पे काम करता है? ग्रुप बाय पे काम करता है। तो इसको आप एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज कर सकते हो, ये सिंगल रो फंक्शंस के तौर पे यूज किया जाता है। What is the use of the group by clause? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रुप बाय क्लॉज का क्या यूज है? What is the use of the group by clause? तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, नोट कीजिएगा इसको कि ग्रुप बाय क्लॉज is used to arrange the records, arrange the rows in a group on the basis of similar value। ठीक है, सिमिलर वैल्यू के बेसिस पे हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स को ग्रुप में डिवाइड करते हैं, कई सारे ग्रुप में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका ग्रुप बाय कमांड का यूज है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट आर द एग्रीगेट फंक्शन? एग्रीगेट फंक्शन क्या है? तो इसका क्वेश्चंस का जवाब होगा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शंस और ग्रुप फंक्शन which
find the result on the basis of group, which find the result, या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको दूसरे तरीके से लिख दो कि एग्रीगेट फंक्शंस, पहला लिख दिया एग्रीगेट फंक्शंस क्या है, एग्रीगेट फंक्शंस आर ग्रुप फंक्शन, ठीक है। इसके बाद इसके सेंटेंस को हम चेंज कर देते हैं और फिर मैं लिखता हूं यहाँ पे, पहला सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस आप लिख देना कि एग्रीगेट फंक्शंस आर द ग्रुप फंक्शंस, ठीक है। इट वर्क्स अपॉन the group and returns the aggregate result, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। व्हाट इज देयर यूज, मैंने दोनों चीज बता दिया। गिव सम एग्जांपल, एग्रीगेट फंक्शंस का एग्जांपल बताना है तो एक एग्जांपल दे दो। यहाँ पे कई सारे फंक्शंस हैं हमारे पास, मैक्स के साथ मीन को याद करो, सम के साथ एवरेज को याद करो, ठीक है, और काउंट के साथ काउंट स्टार को याद करो। आगे बात समझ में, तो these all are the aggregate function, these all are the function। If you have to give any example, मान लो एक MySQL एग्जांपल भी देना हो यहाँ पे, तो आप ऐसे लिख सकते हो, select max cell comma mean cell from employee। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप सो कि यू आर गेटिंग दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चंस को देख लें एक बार, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन द दिस टेबल्स, एक हमारे पास बुक इंफॉर्मेशन टेबल्स है, एक हमारे पास सेल्स टेबल है, बुक आईडी, बुक टाइटल, प्राइस, सेल स्टोर आईडी, सेल्स डिपार्टमेंट एंड सेल अमाउंट। उसके बाद हमारे पास एक रिजल्ट नाम का टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एग्जाम आईडी और एग्जाम स्कोर दिया हुआ है। अब है which SQL statements allow you to find the highest price from the book information। अब ये बुक इंफॉर्मेशन के अंदर से हाईएस्ट प्राइस निकालना है, तो हाईएस्ट प्राइस निकालना है तो सेलेक्ट बुक आईडी कॉमा बुक टाइटल कॉमा मैक्स प्राइस। तो मैक्स प्राइस तो ठीक है, तो हमें तो हाईएस्ट प्राइस निकालना है ना, सिर्फ क्या कह रहा है, फाइंड द हाईएस्ट प्राइस। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे आपने सिंगल रो और एग्रीगेट दोनों फंक्शन को साथ में यूज कर लिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बुक आईडी तो दिखाएगा आपको, ये आपको यहाँ पे बुक आईडी दिखाएगा, लेकिन ये उस बुक आईडी को या उस बुक टाइटल को नहीं दिखाएगा जिसका कि प्राइस मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये नहीं दिखा रहा है, फाइंड आउट द हाईएस्ट प्राइस फ्रॉम द टेबल बुक इंफॉर्मेशन। तो हमें हाईएस्ट प्राइस चाहिए था, तो यहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया हमारा, सेलेक्ट प्राइस फ्रॉम बुक इंफॉर्मेशन ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा, ये बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी जो है वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया हाईएस्ट प्राइस को निकालने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट प्राइस निकालना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट लगाना है, फिर मैक्स लगाना है, फिर उस कॉलम का नाम लिखिए जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, और फिर टेबल का नाम दे दीजिए फ्रॉम बुक इंफॉर्मेशन। ये हो गया हाईएस्ट प्राइस, ओके, बुक इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, which SQL statement lets you find the sales amount for each store। find the sales amount for each store। अब sales amount for each store चाहिए तो स्टोर आईडी और उसका सेल्स अमाउंट चाहिए, ठीक है, हर एक स्टोर्स का। तो ये स्टोर आईडी हो गया और सेल्स अमाउंट हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या करेगा, सेलेक्ट स्टोर आईडी सम सेल्स फ्रॉम सेल्स ऑर्डर बाय स्टोर आईडी। ऑर्डर बाय नहीं आएगा यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पहला देखो, सबसे पहला कमांड है सेलेक्ट स्टोर आईडी सम सेल्स अमाउंट फ्रॉम सेल। तो सम सेल अमाउंट फ्रॉम सेल से हमारा यहाँ पे काम नहीं चलेगा, ऐसे ये भी हो जाएगा, लेकिन इसमें सेल स्टोर आईडी जो है वो एक ही आईडी आएगा और ये एक सम आएगा, लेकिन ये जो सम है वो किसी एक स्टोर आईडी का नहीं है ना भाई। स्टोर आईडी है तो कई सारे स्टोर आईडी होंगे, उसके अंदर सेल अमाउंट रखा होगा, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, ये जो कैलकुलेशन है ये रॉन्ग हो जाएगा, पहला वाला रॉन्ग हो गया।
सेकंड देखो सेलेक्ट स्टोर आईडी सम सेल अमाउंट फ्रॉम सेल्स ऑर्डर वाइज, तो ऑर्डर वाइज तो अरेंजिंग हो रहा है, तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। यहाँ पे ऑर्डर वाइज, क्योंकि एक मल्टीपल आउटपुट देना चाहता है, एक सिंगल आउटपुट देना चाहता है, तो पहले तो ये क्वेरी ही लॉजिकली गलत है, और यहाँ पे ऑर्डर वाइज यूज करके भी हम कोई खास चेंज नहीं पाएंगे, तो हमारे लिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये वाला भी गलत हो गया, तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरे पे आते हैं सेलेक्ट स्टोर आईडी सम सेल, ठीक है, फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय। अब इसने क्या किया, इसने ग्रुप बाय कर दिया। ये कंसेप्ट सही है, ये कमांड सही है। अब ये क्या करेगा कि हर एक सेल आईडी के अकॉर्डिंग, अगर एक ही सेल आईडी एक से अधिक होगा तो वो क्या करेगा, उसको एक सेल आईडी मान के उस दोनों रिकॉर्ड्स की वैल्यू को ऐड करके एक सम वैल्यू दिखा देगा। तो जितने सेल आईडी होंगे, जितने भी स्टोर आईडी होंगे, उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, उसका सेल अमाउंट को वो दिखाता चला जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, अब इसका सेल मान लीजिए 5 है, इसका 3 है, इसका 6 है, इसका 3 है, इसका 6 है, इसका 9 है मान लीजिए। तो आउटपुट अगर आएगा इस क्वेरी का, अगर आउटपुट यहाँ पे आप चेक करोगे तो आउटपुट आएगा 1। अब 1 वाले रिकॉर्ड को चेक करो, 1 वाला रिकॉर्ड आपके पास कौन कौन सा है, कि ये है, कि ये है, कि ये है, तो इसकी वैल्यू 5 प्लस 3 8 प्लस 6 14, तो 1 14 आ जाएगा। फिर क्या आएगा 2, अब 2 वाले को देखो, 2 वाले में एक आपका 3 है और एक आपका 9 है, तो क्या आ जाएगा 2 12 आ जाएगा। फिर 3 को देखो, 3 अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है, तो 3 के साथ कौन है 6, तो इस तरीके से ये आउटपुट दिखा देगा आपका ये क्वेरी। अच्छा, लास्ट क्वेरी भी आपका गलत है, यहाँ पे हैविंग क्लॉज का यूज हो रहा है, तो हैविंग क्लॉज की हमें यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, इसलिए हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है हैविंग क्लॉज को यहाँ पे यूज करने का। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। Which SQL statements let you list all stores whose total sale amount is over 500? List all store which total sale amount is which total sales amount is over 5000, 5000 से ज्यादा जिसका सेल अमाउंट है उसको लिस्ट आउट करना है। लेट्स यू लिस्ट ऑल स्टोर्स। तो टोटल अमाउंट की बात कर रहा है ये, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल सेल्स अमाउंट की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। इसने सिर्फ सेल अमाउंट की बात नहीं की है, इसने टोटल से अमाउंट की बात की है, ठीक है। और साथ में कंडीशन लगा दिया कि सेल अमाउंट की वैल्यू 5000 से ज्यादा होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या लगेगा, सेलेक्ट स्टोर आईडी सम सेल अमाउंट फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय स्टोर आईडी, यहाँ हैविंग सम सेल्स स्टोर 5000, ठीक है। अगला देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टोर आईडी सम सेल अमाउंट फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय स्टोर आईडी हैविंग सेल्स अमाउंट 5000, ठीक है। अगला भी देख लेते हैं, स्टोर सम सेल अमाउंट्स फ्रॉम सेल वेयर सम सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन ग्रुप बाय दिस, नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा। सेलेक्ट स्टोर आईडी सम सेल अमाउंट फ्रॉम सेल्स वेयर सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन ग्रुप बाय दिस। देखो आखिरी के जो तीनों हैं वो तीनों ही गलत है, तो सही कौन है, तो सही है आपका सिर्फ ये वाला। क्यों सही है अब इसको समझिएगा ध्यान से। इसने क्या कहा था, टोटल सेल अमाउंट 5000 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो पहला हम देखते हैं, पहले इसने स्टोर आईडी बोला, फिर सम सेल अमाउंट वाला। हम एक बार फिर से उसी एग्जांपल को लिखते हैं, जो भी एग्जांपल हमने डेटा लिया था। मान लीजिए हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, मान लीजिए। इसका सेल अमाउंट 10 है, ये 5 है, ये 20 है, ये 15 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, मान लीजिए, ठीक है। ये मैंने बता रहा हूं, ये क्या हमारा, ये हमारा SID है, और ये क्या हमारा, ये हमारा S अमाउंट है, इसको मान लीजिए आप। अब आप सबसे पहले वाले क्वेरी को देखिए, ये कहता है सेलेक्ट स्टोर आईडी सम सेल अमाउंट फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय स्टोर आईडी। सिर्फ यहीं तक देखते हैं, ग्रुप बाय स्टोर आईडी तक देखते हैं। ये क्या करेगा, अगर सिर्फ इतना ही देखोगे तो आउटपुट मिलेगा 1 1 वाले रिकॉर्ड हमारे पास 3 है, 10 प्लस 15 25 प्लस 8 33, तो क्या आ गया 33 आ गया। उसके बाद 2 वाले को चेक करते हैं, 2 वाले में हमारे पास हो गया 5 प्लस 7 12 हो गया। उसके बाद 3 वाले को चेक करते हैं, 3 वाले में हो गया 20 प्लस 9 29 हो गया। चलो यहां तक ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, अभी मैंने बताया था कि हैविंग क्लॉज जो कंडीशन लगाता है वो ग्रुप के ऊपर लगाता है। हैविंग क्लॉज किस पे कंडीशन लगाएगा, ग्रुप के कंडीशन लगाएगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हुज टोटल सेल्स अमाउंट इज ओवर 5000, वो सेल अमाउंट की बात नहीं, वो टोटल की बात कर रहा है। तो ये हमारा टोटल सेल अमाउंट है हर एक स्टोर आईडी का। स्टोर आईडी 1 का टोटल अमाउंट ये है, स्टोर 2 का टोटल अमाउंट ये है, स्टोर 3 का टोटल अमाउंट ये है। मान लीजिए इस कंडीशंस के जगह पे मैं मान लेता हूं 25, मैंने यहां कंडीशन लगा दिया हैविंग सम ऑफ सेल अमाउंट ग्रेटर देन 25, मतलब ये जो सम ऑफ सेल अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है
इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 25 होनी चाहिए। कंडीशन ये लगा रहा हूं मैं इस सेल अमाउंट के ऊपर। तो फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, 133 और 329, ये हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा। बाकी कोई भी कमांड जो है वो इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। इसने क्या किया, ग्रुप स्टोर बाइट हैविंग सेल अमाउंट, इसने इंडिविजुअल सेल अमाउंट को कैलकुलेट किया, जबकि हम इंडिविजुअल सेल अमाउंट पे काम नहीं कर रहे हैं, हम ग्रुप ऑफ सेल अमाउंट्स पे काम कर रहे हैं, हम उसके टोटल पे काम कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दिस क्वेरी इज रॉन्ग। थर्ड वाला क्वेरी में तो इसने ग्रुप बाय स्टोर आईडी कर दिया, ठीक है, और वेयर क्लॉज पहले लगा दिया, तो ग्रुपिंग यहाँ पे ग्रुप के साथ वेयर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये एक रॉन्ग यूज हो गया। यहाँ पे हम वेयर यूज करते हैं लेकिन यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है भाई। और ये तो कंडीशन ही गलत है, ग्रुप बाय यहाँ पे लग गया, यहाँ भी यही सेम सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। तो लास्ट दोनों ही गलत हो गया, ये तीसरा भी गलत हो गया। तो सही कौन सा था हमारा, फर्स्ट वाला। तो दैट इज द यूज ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच इक्वल स्टेटमेंट्स लेट यू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स इन अ सेल टेबल्स। अब सेल टेबल में टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स पता करना है। तो ध्यान करो, अगर किसी कॉलम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेना है कि कितनी एंट्री है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं काउंटर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट लगाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको यहां से, जैसे मैं उसी टेबल को फिर से याद करूं, यहाँ पे 1 था, 2 था, 3 था, 1 2 1 3 था मान लीजिए। अब इसमें मैं टोटल नंबर ऑफ स्टोर आईडी आपसे पूछूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टोर आईडी आप कितना बताओगे, 1 2 3 4 5 6 7? नहीं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टोर आईडी कितने हैं, 3 ही है। टोटल नंबर ऑफ स्टोर आईडी कितने हैं, 3 ही है। कौन कौन सा स्टोर आईडी है, 1 है, 2 है, 3 है। ये तो सारे रिपीट कर रहे हैं ना, तो है तो हमारे पास 3 ही। तो अब ये 3 स्टोर आईडी पता करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले काउंट करना है। तो काउंट कैसे करोगे, तो काउंट करने के लिए काउंट के साथ स्टोर आईडी लगा दोगे। क्या लगा दोगे, काउंट के साथ स्टोर आईडी लगा दोगे, ये काउंट करके बता देगा। लेकिन ये जब काउंट करेगा तो ये 7 आउटपुट देगा। ये हमें क्या देगा, 7 आउटपुट देगा। लेकिन हमें क्या करना था, 3 चाहिए था। तो 3 के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट लगाना पड़ेगा। डिस्टिंक्ट स्टोर आईडी को काउंट करो। तो सेलेक्ट स्टोर आईडी, सेलेक्ट काउंट स्टोर आईडी सही है, लेकिन ये यूनिक को नहीं काउंट कर रहा है, तो ये गलत हो गया। काउंट डिस्टिंक्ट स्टोर आईडी, ये हमारे पर्पस को फुलफिल कर रहा है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टोर आईडी, ये डिस्टिंक्ट स्टोर आईडी के केस में, इस केस में क्या होगा कि ये आपको आउटपुट दिखा देगा 1 2 3, ये काउंट करके नहीं बताएगा, ये 1 2 3 दिखा देगा आपको। सेलेक्ट काउंट स्टोर आईडी फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय स्टोर आईडी, तो अब ये क्या करेगा, इस वाले क्वेरी को जरा ध्यान से समझिए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इस वाले क्वेरी को जरा ध्यान से देखिएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेरी आपको लिखने पड़ सकते हैं, तो सो दैट। तो इस वाले में कह रहा है कि सेलेक्ट काउंट स्टोर आईडी ग्रुप बाय स्टोर आईडी, तो ये क्या करेगा, ग्रुप के हिसाब से रिकॉर्ड को ग्रुप बनाएगा। तो टोटल ग्रुप कितना बनेगा, एक ग्रुप तो 1 का बना, एक ग्रुप किसका बनेगा, 2 का बनेगा, और एक ग्रुप 3 का बनेगा। अब नंबर ऑफ ग्रुप 1 के अंदर में टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, 1 2 3, तो ये क्या करेगा, 3 दिखाएगा। 2 में टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, 2, 3 में टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, 3, तो ये हमें ये आउटपुट देने वाला है, क्योंकि आपने लिखा है सेलेक्ट काउंट स्टोर आईडी, आप स्टोर आईडी को काउंट करवा रहे हो, साथ ही साथ आपने ग्रुप पे कन्वर्ट कर दिया, तो वो ग्रुपिंग करके काउंट करके बता देगा हमें, समझ गए हो। तो स्टोर आईडी वाइज वो काउंट करेगा। इसमें बेहतर होता है कि हम साथ में स्टोर आईडी भी यहाँ प्रिंट करा देते, स्टोर आईडी कॉमा काउंट स्टोर आईडी, तो ये आउटपुट हमारा कुछ ऐसा आ जाता। गेटिंग माय पॉइंट। तो दैट इज द क्वेरी हियर, ठीक है। इन सबके ऊपर ध्यान से समझना है, इसको समझने के बाद प्रैक्टिस करना है। Which equal statement allows you to find the total sales amount for store ID 25 and total sales amount for store ID 45? To find the total sales amount for store ID 25 and total sales amount for store ID 45, मतलब store ID 25 और 45 का ही total sales amount हमें पता करना है। तो कौन सा क्वेरी है जो ये अलाउ करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो इसको चेक करते हैं जरा सा आके फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट स्टोर आईडी सम सेल अमाउंट फ्रॉम सेल्स वेयर स्टोर आईडी इन दिस। अगर आप इतना ही लिख के छोड़ देते हो, अगर सिर्फ आप इतना ही लिखते हो, तो ये सम सेल्स अमाउंट में और ग्रुप बाय स्टोर आईडी, तो ये क्या करेगा, इसमें से रिकॉर्ड फिल्टर करेगा, और रिकॉर्ड फिल्टर करने के बाद, लेकिन यहाँ पे वेयर क्लॉज के साथ हम ग्रुप बाय का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन गलत है, क्योंकि हमने एग्रीगेट फंक्शंस को यूज किया है, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा गलत हो गया, तो ये वाला हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ग्रुप बाय स्टोर आईडी हैविंग स्टोर आईडी। अब ये वाला कंडीशन सही है, देखो हैविंग क्लॉज
ग्रुप बाय पे लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई इसने क्या किया, पहले बोला ग्रुप बनाओ स्टोर आईडी पे और उसका सम निकाल दो, निकाल लिया। अब ये कह रहा है कि उसी रिकॉर्ड को दिखाओ जिसका स्टोर आईडी 25 और 45 होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे इन क्लॉज लगाया है और इन का मतलब और सिचुएशन होता है, इसमें से कोई भी मैच करना चाहिए। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वाले को देखो तो सही आंसर आपका बी है, स्टोर आईडी सम सेल अमाउंट फ्रॉम सेल्स विद स्टोर आईडी इन। अब यहाँ पे कोई ग्रुप बाय का कंसेप्ट नहीं आया तो ये टोटल सेल अमाउंट नहीं निकालेगा, एग्रीगेट फंक्शन प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा यहाँ पे। फिर आपने लिखा स्टोर सम आईडी दिस वेयर स्टोर आईडी दिस एंड स्टोर आईडी दिस ग्रुप बाय दिस। तो इस क्वेरी में एक तो एंड लगा दिए, तो एंड के कारण ये पॉसिबल नहीं है कि किसी स्टोर आईडी का वैल्यू 25 या 35 हो 45 हो। अगर आप कहोगे सर चलो मैं यहाँ पे और लगा देता हूं, तो अगर आपने यहाँ पे और लगा दिया तो लास्ट क्वेरी और फर्स्ट क्वेरी दोनों एक जैसा हो जाएगा। तो विच क्वेरी इज द करेक्ट, बी। तो कौन सा सही है आपका, बी सही है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि व्हाट सिक्वल स्टेटमेंट डू वी फाइंड द एवरेज एग्जाम स्कोर ऑफ एग्जाम आईडी 1। एग्जाम आईडी 1 का एवरेज स्कोर हमें पता करना है। फिर से वही कंसेप्ट आ गया, सेलेक्ट एवरेज एग्जाम स्कोर, बहुत अच्छी बात है। फ्रॉम एग्जाम रिजल्ट, ठीक है। ग्रुप बाय एग्जाम आईडी, ठीक है, चलेगा ये। वेयर एग्जाम आईडी इक्वल टू 1, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन मुझे सही लग रहा है अभी। चलो अगले ऑप्शंस को भी एक बार चेक कर लें। फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया हुआ है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट गलत है, सेकंड सही लग रहा है। सेलेक्ट एवरेज एग्जाम स्कोर फ्रॉम एग्जाम रिजल्ट्स ग्रुप बाय एग्जाम आईडी हैविंग एग्जाम आईडी इक्वल टू 1। तो अच्छा है, फर्स्ट वाले सेकंड वाला गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि हमने वेयर क्लॉज का इस्तेमाल कर दिया किसके साथ, ग्रुप बाय के साथ, तो इसलिए ये गलत हो गया। वेयर ग्रुप बाय के साथ यूज नहीं होता है, हमें किसको यूज करना था, हैविंग को यूज करना था। क्वेरी देखो, जो यहां लिखा हुआ और जो यहां लिखा हुआ, देख के दोनों एक जैसा लग रहा है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था अभी यहाँ पे, है ना। लेकिन आपको इस चीज को डिफरेंस करना है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना हैविंग चाहिए, वेयर नहीं आएगा। तो ये वाला जो थर्ड क्वेरी है, दिस वन इज द करेक्ट। फिर यहाँ पे फ्रॉम एग्जाम रिजल्ट वेयर एग्जाम आईडी 1, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे केस में काउंट का कोई काउंट एक एग्रीगेट फंक्शन है और ये ग्रुप के ऊपर काम करता है, ठीक है। चल तो हो गया हमारा। तो हमारा कौन सा सही होगा, हमारा 6 का सी सही होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, which sequel statement do we use to find out how many students took exam, each exam को कितने बच्चे ले रहे हैं, हमें ये पता करना है। एक बार टेबल को देख लें, यहाँ पे फादर एग्जाम आईडी, ठीक है। तो एग्जाम आईडी के हिसाब से हमें काउंट करना पड़ेगा कि किस किस एग्जाम आईडी में कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो देखो इसकी जो क्वेरी बनेगी, हमें क्या करना है, फाइंड आउट द हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक ईच एग्जाम कितने बच्चे ले रहे हैं। एग्जाम आईडी से पता चलेगा ये एक एग्जाम आईडी कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सेलेक्ट, फिर क्या लिखेंगे हम, एग्जाम आईडी, क्या देंगे, एग्जाम आईडी। उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंट के साथ क्या लगा देंगे, स्टार, काउंट के साथ क्या लगा देंगे, स्टार। फ्रॉम के साथ स्टूडेंट, टेबल का नाम स्टूडेंट है, रिजल्ट है ना, स्टूडेंट नहीं रिजल्ट लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे, रिजल्ट, फ्रॉम रिजल्ट या एग्जाम रिजल्ट, जो भी टेबल का नाम है। एग्जाम रिजल्ट बता रहा था, आप एग्जाम ही लिखिएगा यहाँ पे, एग्जाम रिजल्ट। ओके, और ग्रुप बाय क्या लिखेंगे, मैंने कॉलम का नाम एग्जाम आईडी लिखा है, तो ग्रुप बाय क्या लिख देंगे यहाँ पे, एग्जाम आईडी। नाम का थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे अंडरस्कोर आएगा तो अंडरस्कोर डालना है, सेमीकोलन। तो देखिए अब ऐसा क्वेरी कहाँ पे लगा हुआ है, इसने क्या, डू वी यूज टू फाइंड आउट द हाउ मेनी। अच्छा, तो काउंट के साथ यहाँ पे, अच्छा काउंट के साथ डिस्टिंक्ट नहीं भी लगाए तो क्या कर रहा है ये, एग्जाम आईडी काउंट डिस्टिंक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम एग्जाम रिजल्ट ग्रुप बाय सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्टूडेंट फ्रॉम एग्जाम रिजल्ट ग्रुप बाय एग्जाम आईडी। अब इसने डिस्टिंक्ट लगा दिया यहाँ पे इसने मैक्स लगा दिया मैक्सिमम स्कोर के लिए, यहाँ पे मीन लगा दिया मिनिमम स्कोर के लिए, और यहाँ पे कह रहा है काउंट डिस्टिंक्ट स्टूडेंट फ्रॉम एग्जाम रिजल्ट्स ग्रुप बाय एग्जाम आईडी। तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, एग्जाम आईडी और दिस। देखो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है मुझे, क्योंकि डू यू यूज फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक ईच एग्जाम में हमें स्टूडेंट आईडी भी दिखाना है और डिस्टिंक्ट स्टूडेंट आईडी को भी काउंट करना है। तो डिस्टिंक्ट स्टूडेंट आईडी काउंट करने का मतलब क्या हो गया, काउंट स्टार से भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन ये स्टूडेंट आईडी कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक द एग्जाम।
तो स्टूडेंट्स के हिसाब से अलग अलग स्टूडेंट्स की आईडी रिपीट हो रही है क्या? अच्छा हाँ, स्टूडेंट आईडी हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलो, तो फिर इसने ग्रुप आईडी पे स्टोरिंग किस पे करेगा? ग्रुप बाय एग्जाम आईडी कर रहा है और काउंट डिस्टिंक्ट स्टूडेंट को कर रहा है। हर एक एग्जाम में एक बच्चा, तो एक बच्चा क्या रिपीट हो रहा है एक एग्जाम में? एक बच्चा क्या रिपीट हो रहा है एक एग्जाम में? नहीं, वो हमेशा दूसरा बच्चा ही आ रहा है उस एग्जाम में, है ना। और हमें करना क्या है यहाँ पे करना है फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक ईच एग्जाम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक दिस क्वेरी इज करेक्ट। एक्चुअली यहाँ पे डिस्टिंक्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है, काउंट स्टार होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो सी करेक्ट है, या तो सी को आप मान सकते हो मोस्ट अप्रोप्रिएट, अदरवाइज ये वाला क्वेरी हमें लिखना है जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया है, दिस वन क्वेरी इज द फाइन। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि what SQL statement do we use to print out the record of all students whose last name starts with L? अच्छा, प्रिंट करना है जिसका लास्ट नेम L से स्टार्ट हुआ होगा, तो स्टार फ्रॉम एग्जाम रिजल्ट वेयर L नेम लाइक, L से क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ है L%, तो ये पहले वाला ही सही हो गया, पहले वाला ही सही हो गया। लाइक पैटर्न पे जाएगा, L नेम लाइक L%, ओके। और ऑल इंफॉर्मेशन दिखाना है तो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है। What is the result of the following SQL statement? Select max exam score from exam result group by exam ID having exam ID 1. तो अब ये देखना पड़ेगा, टाइम लिमिट खत्म हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये मैं कल डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ओके। तो tomorrow I will try to finish this exercise. तो कल बात करते हैं इसके ऊपर। इस बीच में अगर कोई डाउट्स रह गया हो तो you please put your query. आप एक बार मैसेज कर देना, it's a big exercise and some solutions you try to find out, ठीक है। Tomorrow I will try to finish this exercise. Okay. Thank you all of you.